सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले का भारत ने किया स्वागत। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बताया सत्य और न्याय की जीत। विदेश मंत्रालय ने कहा सजा की समीक्षा और राजनयिक पहुंच समेत सभी निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करे पाकिस्तान। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने भी फैसले पर जताई खुशी। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्णय के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दोनों सदनों में देंगे बयान। राज्यसभा के एजेंडे में आर्बिट्रेशन से जुड़े 2 बिल, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक भी सदन में होगा पेश। लोकसभा की कार्यसूची में वित्त विधेयक 2019 शामिल। कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी सरकार का शक्ति परीक्षण आज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस जेडीएस के 15 बागी विधायकों ने आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने का किया ऐलान। जेडीएस ने व्हिप जारी कर बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की दी है चेतावनी। बिहार और असम में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में बुधवार को 44 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में अब तक 97 मौतें। कुछ इलाकों में घटा बाढ़ का पानी। राहत और बचाव का काम तेज। मेघालय ने बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र से मांगी मदद। नेपाल में भी बाढ़ से अब तक 88 लोगों की मौत। और भारतीय स्टार धाविका हिमा दास का शानदार प्रदर्शन जारी। चेक रिपब्लिक में चल रहे टिबोर एथलेटिक्स मीट में एक और गोल्डन दौड़। 200 मीटर दौड़ में हिमा दास का 15 दिन के भीतर चौथा गोल्ड। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कल अपना फैसला सुनाते हुए भारतीय नागरिक जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराने और फांसी की सजा की समीक्षा का आदेश दिया है। न्यायालय के 16 में से 15 न्यायाधीशों ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में गुण दोष के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अपने फैसले में अदालत ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर प्रभावी ढंग से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। भारत की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से इनकार करके पाकिस्तान ने कॉन्सुलर संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन किया है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में वियना संधि के नियम लागू होते हैं। जाधव का जासूसी गतिविधियों के आरोपों का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। कुलभूषण जाधव केस में भारत के प्रमुख वकील हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई है और उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया है। Personally, as a lawyer, I am delighted that the court has upheld our argument that while construing the Vienna Convention, the ICCPR, the Covenant on Civil and Political Rights, must inform its interpretation. All this has led to the court giving us the final relief. We had ambitiously asked for annulment. The court said we can't annul, but they have said that Pakistan has to do everything to make the Vienna Convention right a living reality. उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने आईसीजे के फैसले का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्यु दंड पर लगाई गई रोक स्वागत योग्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उनके कॉन्सुलर सहायता के अधिकार को भी मान्यता दी है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जाधव को न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयास सर्वथा सराहनीय और अभिनंदनीय हैं। ये निर्णय उनके परिजनों को आशा और सांत्वना प्रदान करेगा और विश्वास है कि न्याय सत्य के पक्ष में होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आईसीजे के तथ्यों के गहन अध्ययन पर आधारित फैसले के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जाधव को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमेशा काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि ये फैसला सच्चाई और मानव रक्षा के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने लिखा कि ये सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों और प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति है। अमित शाह ने हरीश साल्वे को भी उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि कुलभूषण के परिवार से बात की है और उनके साहस को सलाम। सत्यमेव जयते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईसीजे के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे भारत की एक बड़ी जीत बताया है। काउंसलर एक्सेस की बात कही है कि कुलभूषण जाधव को मिलना चाहिए, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं पाकिस्तान को। तो ये हुई है, बहुत बड़ी जीत। हाँ, बहुत बड़ी जीत है, इसमें कहीं दो राय नहीं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत की बड़ी जीत बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाधव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही आईसीजे में मजबूत तरीके से सफलतापूर्वक भारत का पक्ष रखने के लिए वकील हरीश साल्वे को भी धन्यवाद दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान इस मामले में सजा की समीक्षा और राजनयिक पहुंच समेत अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सभी निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से भारतीय पक्ष पूरी तरह सही साबित होता है कि पाकिस्तान ने इस मामले में वियना संधि का पालन नहीं किया। We welcome the judgment delivered just now by the International Court of Justice in The Hague in favor of India in the case relating to Sri Kulbhushan Jadhav. The court, by a vote of 15-1, has upheld India's claim that Pakistan is in egregious violation of the Vienna Convention on Consular Relations 1963 on several counts. We also appreciate the direction by the International Court of Justice that Pakistan should review and reconsider the conviction and sentence given to Sri Jadhav by the Pakistani military court. We note that the court has directed that Pakistan is under an obligation to inform Sri Jadhav without further delay of his rights and to provide Indian consular officers access to him in accordance with the Vienna Convention. We expect Pakistan to implement the directive immediately. This landmark judgment validates India's position on this matter fully. We will continue to work vigorously for Sri Kulbhushan Jadhav's early release and return to India. Thank you. और विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, अब आपसे अगर हम समझना चाहें तो कितनी बड़ी जीत है और अब इस फैसले के बाद किस तरह से अब पूरी प्रक्रिया जाधव के मामले में आगे बढ़ेगी? पाकिस्तान को अब क्या करना, उसके लिए अब मजबूरी होगा और क्या मायने इस फैसले के, थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि जो सबसे पहला कदम होता है किसी भी देश के खिलाफ जब मामला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो देश सबसे पहले यह कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान भी लेता है कि हाँ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कई ऐसे मामले हुए हैं पूर्व में, लेकिन इस मामले में आईसीजे ने यह कहा कि नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है और हम इस पे फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई, पूरी सुनवाई की, सभी पक्षों की बात सुनी और उसके बाद जो ये फैसला दिया है वो निश्चित तौर पे कहें कि एक तरह से भारत ने जिस तरीके से कहा था कि कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान ने क्रूरता बरती है, न सिर्फ गलत तरीके से साक्ष्य इकट्ठा करके उनको फांसी की सजा सुनाई गई, बल्कि उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया
उनको भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मिलने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें यह मौका नहीं दिया गया कि वे अपने मन से अपने वकील नियुक्त कर सकें। तो इस तरह का एक जो बोलते हैं कंगारू कोर्ट जिसे बोलते हैं कि आप अपना जज, अपना वकील और अपने गवाह सारे इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद फैसला सुना दीजिए कि आपको मौत की सजा दे दी गई। तो यही हुआ कुलभूषण जाधव के साथ। और निश्चित तौर पे पाकिस्तान की रणनीति यह थी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वह हस्तक्षेप करता है, वो यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कुलभूषण जाधव के माध्यम से कि वो कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया, बलूचिस्तान से दिखाया और उसके बाद कहा कि बलूचिस्तान में वो गड़बड़ी पैदा कर रहे थे। तो पाकिस्तान की यह रणनीति जो है कामयाब नहीं हुई और आईसीजे ने साफ साफ कहा है कि आप एक नए तरीके से इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, इसका मतलब यह है, अगर व्यवहारिक रूप में कहें कि एक नई अदालत उन्हें बनानी होगी और उस नई अदालत, चूंकि वो पाकिस्तान का यह कहना है कि हमारा मिलिट्री कोर्ट का कोई सुनवाई नहीं होता, लेकिन आईसीजे ने गहन अध्ययन करके उनको यह भी बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में आप ही के यहाँ एक मामला है जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हम मिलिट्री अदालत के फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि वो अभी विचाराधीन है, उसमें बहस चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आईसीजे ने यह कहा कि अगर कोई कानूनी बाधा है आपके यहाँ तो आप कानूनी बाधा को खत्म कीजिए, नया कानून बनाइए और इस मामले की पूरी सुनवाई कीजिए। मतलब यह कि भारत का वकील वहां जाए, भारत के अधिकारियों को पूरी जानकारी हो कि किस संदर्भ में और किस परिस्थिति में कुलभूषण जाधव यानी माना जाए कि आईसीजे के इस फैसले के बाद जरूर ये उम्मीद बनती है कि पाकिस्तान में जब अब जाधव के खिलाफ नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए और जो कुलभूषण जाधव है भारत सरकार की मदद से अपनी बात ज्यादा निष्पक्ष माहौल में रख सकेंगे, ये उम्मीद जरूर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश, और इस जानकारी को और इस फैसले को आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं संसद सत्र की। तो कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्णय के बारे में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में बयान देंगे। इसके अलावा राज्यसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र विधेयक और मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2019 पर विचार होगा। साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक भी राज्यसभा में पेश होगा। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में वित्त विधेयक 2019 शामिल है। और इस समय हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता कृति मिश्रा इस समय जुड़ी हुई हैं। कृति, कुलभूषण जाधव पर संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री का बयान होना है, इसके अलावा भी एजेंडे में और भी अहम कामकाज शामिल हैं। फिलहाल बताइए आज का दिन किस तरह से खास? जी हाँ प्रीति, देखिए जिस तरह से आईसीजे में भारत की जीत हुई है उसका आज सुओ मोटो जो है बयान आज विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में रखेंगे। देखिए बड़ी जीत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये सत्य की जीत है और जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया, जिस तरह से लीगल बैटल लड़ा, तो वो बड़ी जीत है भारत की पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बयान आज सदन में रखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बिल की बात करें तो राज्यसभा की बात करें तो पॉक्सो अमेंडमेंट बिल आज सदन में पेश होगा और इसके अलावा न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और साथ ही साथ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल ये भी राज्यसभा में आएगा। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो आज फाइनेंस बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मूव करेंगी। तो कहा जा सकता है कि दोनों सदनों में बेहद महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल जी प्रीति। बिल्कुल कृति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संसद भवन परिसर से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। सदन से इस विधेयक को सर्वसहमति से मंजूरी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि एनआईए की साख को बनाए रखना और उसे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने सदन को एनआईए के पास दर्ज हुए मामलों और कोर्ट में एनआईए की तरफ से दायर चार्जशीट को लेकर भी जानकारी दी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी तरह से इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद के खात्मे के लिए ही किया जाएगा। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए कई दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखे। उरी में घटना हुई, सीआरपीएफ पर हमला हुआ, पुलवामा में हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और एयर स्ट्राइक भी किया, घर में घुसकर जवाब देने की हम में हिम्मत। पाकिस्तान में कानून है, चिंता मत करिए, नहीं है इसकी चिंता मत करिए, मगर विश्व भर के अंदर जो रेसिप्रोकेट करेंगे वहां पर भी ये कानून का दायरा नहीं पहुंचाना है क्या? जो देश रेसिप्रोकेट करते हैं उसको तो हम वहां तो कानून का दायरा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कभी न कभी ये कानून बनाना ही पड़ेगा।
और अब बात कर्नाटक की, जहां लंबे समय से जारी सियासी संकट के बीच आज कुमारस्वामी सरकार के भविष्य का फैसला होना है। विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार आज विश्वास मत हासिल करेगी। जेडीएस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि वो सभी सरकार के समर्थन में वोट करें। जेडीएस ने कहा है कि जो विधायक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहेंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इधर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करेंगे जिसमें कहा गया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 15 बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि स्पीकर के.आर. रमेश कुमार बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करें। वहीं एक कांग्रेस विधायक रोशन बेग अभी निलंबित चल रहे हैं और उनका भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। कर्नाटक में संकट में घिरी गठबंधन सरकार को थोड़ी राहत देते हुए कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कल कहा कि उन्होंने विधानसभा से अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया है और वो मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के विश्वास मत के समर्थन में मतदान करेंगे। ऐसे में अगर बहुमत परीक्षण होता है तो सदन की कुल संख्या 224 से घटकर 209 पहुंच जाएगी और बहुमत हासिल करने के लिए 106 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन कुमारस्वामी सरकार के पास 101 विधायकों का ही समर्थन बचेगा। ऐसे में बीजेपी को फायदा हो सकता है जिसके पास 105 विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार कस्तूर वासुकी, जो कि बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्तूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आप हमें थोड़ा समझाइए कि अब कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और जो हालिया परिस्थिति कर्नाटक में बन रही है उसके बाद क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या ऑप्शंस आज दिख रहे हैं विश्वास मत के दौरान जो हो सकते हैं। शुक्रिया प्रीति सिंह जी। द ट्रस्ट वोट इज वेरी क्रूशियल हियर and odds are heavily stacked against Kumaraswamy government. After the Supreme Court verdict, virtually Kumaraswamy government has become a minority government. Today's trust vote, what has happened is only Ramalinga Reddy, he has changed his mind and he is back with the Congress. And Kumaraswamy, both Congress leaders, Siddaramaiah and Kumaraswamy, they're trying their best to lure other 3 MLAs, Roshan Beg, Dr. Sudhakar, and Ramalinga Reddy. So what is happening is now Congress has 101 and BJP has 105. So you need 107. In this, entire political drama, BJP has brought one independent who has declared support to BJP. And BJP is also confident. One single, Dr. Mahesh, a BSP member, will support them in case one more vote is required. So whatever the drama that we have seen, virtually after the Supreme Court, has said cannot compel rebel MLAs to attend session, it is very, very difficult for Kumaraswamy to prove his majority on the floor of the House. All right, Vasuki sir. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वासुकी, कस्तूर वासुकी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें समझा रहे थे कि किस तरह से क्या संभावना फिलहाल बनती दिख रही है आज विश्वास मत के दौरान। और जाहिर तौर से जो लंबा संकट चलता चला आ रहा है कर्नाटक में पिछले दिनों से, हो सकता है कि आज उसका पटाक्षेप हो। और इस खबर के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई और साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की भी बैठक हुई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लगाए जाने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में 2880 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता होगी, जो देश में किसी भी बांध पर लगाए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर बनने वाली बिजली से ज्यादा है। सरकार ने मेडिकल कोर्स की चाहत रखने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली अलग अलग परीक्षाओं की बजाय सिर्फ नीट यानी नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होगा। आज तक देश के
सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जल विद्युत प्रकल्प प्रोजेक्ट, यह आज मंजूर हुआ है अरुणाचल में दिबांग प्रोजेक्ट। 2880 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज है। अभी क्या हो रहा है, नीट भी हो रही है और नीट के अलावा ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की भी एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल है। अब सबके लिए नीट होगी। साथ ही रेलवे से जुड़ी 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने इलाहाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 150 किलोमीटर लंबी तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है और इस परियोजना पर कुल 2649.44 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2023-24 तक पूरा होगा। इलाहाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का 3rd लाइन बनाने का काम, ये जो रूट है इलाहाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसमें आज के दिन लाइन कैपेसिटी 159% इस्तेमाल हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना उसमें ओवरलोड पे ये लाइन चल रही है। ये 2650 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और उसका कंप्लीशन कॉस्ट 2890 करोड़ रुपए होगा। लगभग 5 वर्ष में अनुमानित ये काम किया जाएगा। सजनवा धोरीघाट इसकी नई लाइन, सजनवा धोरीघाट में आज के दिन कोई लाइन नहीं है और जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो इंदिरा से लेके धोरीघाट, इसका गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट चल रहा है, पर धोरीघाट पे खत्म हो जाती है लाइन। उसके बदले धोरीघाट से सजनवा उत्तर प्रदेश में जब ये लाइन लग जाएगी, नई लाइन, तो उससे मेन लाइन के साथ ये धोरीघाट की लाइन भी कनेक्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के 46 से 57 आयु वर्ग के सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पार्टी के अलग अलग वर्गों के सांसदों से बीते कुछ दिनों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले ओबीसी, एसटी/एससी और महिला सांसदों से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसदीय प्रक्रिया और सहायक सचिवों के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आईएएस अधिकारियों को आम आदमी के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुपर 30 कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर आनंद कुमार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा है कि वो समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों की प्रतिभा को समाज के सामने लाकर उन्हें काबिल बना रहे हैं। आनंद कुमार के जीवन पर बनी फिल्म सुपर 30 की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उपराष्ट्रपति आवास पर इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर आनंद कुमार और फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। साथ ही स्क्रीनिंग के दौरान प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश और राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन भी मौजूद थे। और अब बात बाढ़ और बारिश की। असम के निचले जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि ऊपरी असम के कुछ इलाकों में स्थिति में सुधार हुआ है। असम में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद 27 पहुंच गई है। राज्य के 29 जिलों में हालात जस के तस बने हुए हैं और 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हैलाकांडी में जल स्तर कम हुआ है, लेकिन अब भी राज्य में 57,51,000 लोग प्रभावित हैं। 1,50,000 से अधिक विस्थापित लोग 427 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। विभिन्न जिला प्रशासनों ने 392 राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बराक घाटी का दौरा किया और बाढ़ की स्थितियों की समीक्षा भी की। वहीं बिहार के पूर्वी और उत्तर इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। राज्य में कुछ नदियों का जलस्तर हालांकि घट रहा है। 12 जिलों में सरकारी और निजी संपत्तियों और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से 26 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बड़ी तादाद में बिहार में भी
लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कच्चे मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। शिवहर जिले में 53,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती बाढ़ में डूब गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव के कार्य तेज किए हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, जबकि कई नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। नेपाल में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 88 पहुंच गई है, जबकि 31 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम में 3,366 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। कुछ खबरें खेल की दुनिया से। भारत की स्टार महिला धावक हिमा दास का शानदार प्रदर्शन जारी है। हिमा दास ने 15 दिन के अंदर ही अपना चौथा स्वर्ण पदक जीत लिया है। हिमा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया। चेक रिपब्लिक में चल रहे टिबोर एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हिमा ने 23.25 सेकंड के समय में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं टोक्यो में भारत की शीर्ष रैंकिंग की महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने 2020 ओलंपिक खेलों की परीक्षण प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। क्वालिफाइंग दौर में चौथे स्थान पर रही दीपिका को आंसान ने 6-0 से हराया। अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जिससे भारत ने जर्मनी के सोहल में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में अपना दबदबा बरकरार रखा है। भानवाला ने क्वालिफिकेशन में 584 अंक बनाए और फाइनल में वो 29 अंक बनाकर शीर्ष पर रहे। फाइनल में भारत के 2 अन्य निशानेबाज भी पहुंचे थे। आदर्श सिंह 17 का स्कोर बनाकर चौथे स्थान पर रहे, जबकि अग्नि कौशिक ने 9 अंक लेकर छठा स्थान हासिल किया। भारत टूर्नामेंट में अब तक 8 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीत चुका है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।